अध्याय 50। एक बेकार दिखने वाला पत्थर या नहीं। इस शैली की एक विशेषता है, किसी की जान लेना कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और लड़ाई में इसे इसके विशिष्ट फुटवर्क से पहचाना जा सकता है। ये दो हथियारों से लड़ने की शैली का उपयोग करने वालों के लिए सबसे उपयुक्त है। शुरुआती कीमत 20 मिलियन नेडेन से शुरू होगी। 30 मिलियन नेडेन, 35 मिलियन नेडेन, 60 मिलियन नेडेन। बोलियां एक बार फिर बढ़ाई गई। ओलिवर ने ऊपरी मंजिल के लोगों को भी इसके लिए बोली लगाते हुए सुना। वह सोच में पड़ गया। नीलामीकर्ता के अनुसार इस तकनीक का विकास बार्सिया डार्बी द्वारा छोड़ी गई शिक्षाओं द्वारा किया गया था। उपन्यास में वह एक पार्श्व पात्र थी जिसने अपनी चरम युद्ध प्रवृत्ति के कारण एक बार नायक को चुनौती दी थी, लेकिन नायक से हार गई थी, जो उस समय काफी बड़ा हो गया था। वह काफी मजबूत थी और यहाँ तक कि उसके नाम के साथ एक समर्पित मार्शल स्कूल भी जुड़ा हुआ था। उसने नायक के आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में काम किया। लड़ाई से नायक ने अपनी शैली के बारे में एक या दो चीजें सीखी और सुधार किया। संक्षेप में कहानी में उसने यही उद्देश्य पूरा किया था। उसने शांति से आगे देखा। तकनीक वास्तव में उनके स्तर पर उनके लिए अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। अंत में इसे 120 मिलियन नेडेन में बेच दिया गया। ओलिवर ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, क्योंकि अधिक से अधिक आइटम आए और गए। अधिकांश वस्तुएं अमीरों द्वारा तुरंत खरीद ली गईं, लेकिन फिर भी कुछ वस्तुएं ऐसी थीं जिन्हें या तो किसी ने नहीं खरीदा या जिनके लिए बहुत कम बोली लगाई गई। इन वस्तुओं की शायद इन बचे हुए लोगों के लिए बहुत कमी थी और वह समझ सकता था कि क्यों। इन वस्तुओं में या तो एस्पर की कमी थी और वे बदसूरत दिखते थे, या बहुत उपयोगी नहीं लगते थे। जबकि नीलामी का दूसरा चरण वास्तव में पहले चरण की तुलना में बहुत बेहतर और बेहतर था, फिर भी ऐसी चीजें और वस्तुएं थीं जो इसके लायक नहीं थीं। ओलिवर अभी मुफ्त स्नैक्स खा ही रहा था कि अगली वस्तु सामने आए और नीलामीकर्ता ने उसके विवरण की घोषणा की। हमारी सूची में अगला आइटम एक बार प्रसिद्ध ओझा परिवार से संबंधित था। ऐसा कहा जाता था कि युद्ध के बाद परिवार बर्बाद हो गया और उनके वंशज अब एकांत में कहीं रह रहे हैं। आइटम प्रस्तुत करें। पुरुष परिचारकों ने तुरंत उस वस्तु को सभी दर्शकों के देखने के लिए डिस्प्ले टेबल पर रख दिया। यह एक साधारण दिखने वाला पत्थर था जिसमें से कुछ एस्पर बह रहा था और पत्थर कभी कभी प्रकाश की चमक देता था। जिस व्यक्ति ने इसे नीलामी में रखा है, उसका दावा है कि यह पत्थर एक शक्तिशाली कलाकृति है जो खोए हुए लोगों को विश्वासघाती रास्ते से आगे का मार्गदर्शन कर सकता है, या जैसा उन्होंने कहा। अब दर्शकों, ये सच है या झूठ, यह आपको तय करना है। नीलामीकर्ता ने उत्साह में कहा, लेकिन भीड़ द्वारा प्रदर्शित उदासीन भावों को देखकर उसे थोड़ा झिझक महसूस हुई, यहाँ तक कि उसे इस पत्थर से कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हो रहा था। अपने सहकर्मियों से उसने यह अफवाह सुनी कि मिस्टिक पर्च कबीले के पिछले युद्ध में स्पष्ट रूप से उस परिवार से कुछ संबंध थे और इस प्रकार बुनियादी शिष्टाचार के कारण उन्होंने इस वस्तु को पहले के बजाय नीलामी के दूसरे चरण में प्राथमिकता देने की अनुमति दी। ये सब उसे समझ में आया कि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सभी लोग प्रतिष्ठित और धनी परिवारों के उच्च श्रेणी के ओझा थे। ऐसी साधारण चीज के लिए उनकी नज़र में कोई जगह नहीं थी। फिर भी वस्तुओं को बेचने की कोशिश करना अभी भी उसका काम था। जान ले कि यह एक बार उनके विनाश से पहले एक प्रसिद्ध ओझा परिवार का था। ये सचमुच कुछ असाधारण हो सकता है। ये सुनकर भीड़ हल्की आशंका महसूस करते हुए बड़बड़ाने लगी, क्या होगा यदि पत्थर वास्तव में कुछ असाधारण था? हो, उनमें निश्चित रूप से कोई स्वाद नहीं है। भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग की आवाज गूंजी। वह सफेद बटनदार कोट और पैंट में एक बूढ़ा आदमी था। उसकी लंबी ग्रे दाढ़ी और गंजा सिर था। अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को थोड़ा ठीक करते हुए उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक असामान्य श्रेणी की कलाकृति है। मुझे यकीन है कि यह जितना अधिक कर सकता है, वह इस पर टॉर्च के रूप में काम करके अपने मालिक को रात में चलने में मदद करेगा। कुछ लोग जिन्होंने उसे देखा चिल्लाए बिना नहीं रह सके, यह मिस्टर टेशु हैं। वह भी यहाँ है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह कौन है? दूसरे व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप उसे नहीं जानते?
वह सेवानिवृत्त कनिष्ठ कलाकृति मूल्यांकनकर्ता सागर तेशु हैं। उन्होंने एक बार फोर्जिंग एसोसिएशन के साथ काम किया था। इतना विशेषज्ञ। उसका इस नीलामी में भाग लेना सार्थक है। जब लोग पत्थर की प्रामाणिकता को लेकर आपस में झगड़ने लगे तो सुगबुगाहट तेज हो गई। चूंकि एक कलाकृति मूल्यांकनकर्ता ने बात कर दी थी, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं बची थी। नीलामीकर्ता ने उसकी पिच को बर्बाद करने के लिए बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन बोलने से परहेज किया। वो कुछ शब्दों के कारण उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, साथ ही उसने शायद सच बोला था। उसने उदासीन चेहरों को देखते हुए आह भरी। अंत में वह केवल बोली शुरू कर सकी। उसने वह सब किया जो वह कर सकती थी और अब ये लोगों पर निर्भर था कि इसे खरीदना है या नहीं। शुरुआती कीमत होगी 500,000 नेडेन। उसकी कम कीमत सुनकर लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन तिरस्कार के भाव व्यक्त किए। निश्चित रूप से यह इसके लायक नहीं था। वे सभी जानते थे कि हर साल कुछ लोग नीलामी में कुछ सामान्य रैंकिंग कलाकृतियों की आपूर्ति करने के लिए या तो बड़ी रकम प्रदान करेंगे या अपने कनेक्शन का उपयोग करेंगे। इसलिए समय समय पर खजानों के बीच कुछ कचरा देखना कोई असामान्य बात नहीं थी। इन लोगों का बस एक ही मकसद था और वह था भीड़ को बेवकूफ़ बनाना और उनके साथ धोखाधड़ी करके मोटी कमाई करना। हर साल उपस्थित लोगों की स्थिति को देखते हुए यह एक जोखिम भरा कार्य था, लेकिन ये लोग जुआरी थे जो इस तरह के खेल खेलते थे, वे जुए के आदी थे। बेशक हर साल ऐसे मामले होते थे जहां एक ओझा इसके झांसे में आ जाता था और बाद में उसे पता चलता था कि जिस कलाकृति पर उन्होंने बोली लगाई थी वह नकली या निम्न रैंकिंग वाली थी। अंत में वे अपने धन और संपर्कों का उपयोग उस विक्रेता का पता लगाने के लिए करेंगे जो शायद दोबारा दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी। इतने जोखिम के बावजूद हमेशा ऐसे लोग थे जो ऐसा करने के इच्छुक थे। जब तक वे बाजार में पर्याप्त कनेक्शन का उपयोग करते हैं और पर्याप्त धन का उपयोग करते हैं, वे एक या दो ऐसी वस्तुओं को स्लाइड कर सकते हैं। खैर, किसी को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि यह उनकी गलती थी कि वे यह नहीं पहचान पाए कि वस्तु योग्य थी या नहीं। हॉल में सन्नाटा था। इस बार बोली लगाने में ऊपरी मंजिल के लोगों की भी दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही नीलामीकर्ता अगले आइटम पर जाने वाला था और इस आइटम को त्यागने वाला था, शांत हॉल में एक शांत आवाज सुनाई दी जिसने सभी को चौंका दिया। 500,000 नेडेन। कहानी खत्म। अलविदा।